हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है मानव विकास। और यदि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। बाकी चैप्टर्स में से भी आते हैं, लेकिन इसका श्योर होता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर हमारा 4 है और इसका नाम है मानव विकास, मतलब मनुष्य के विकास की बात हो रही है। तो इसमें जो मेन बातें होंगी, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें जो मेन बातें होंगी हम उसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो छूट जाता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो आप खुद से रीड कर लेना। आपको कोई भी डाउट होता है आप या तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, वृद्धि और विकास। पहले इन 2 शब्दों को समझ लेते हैं। हम अपने शरीर से ही लगाते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें होती हैं। वृद्धि जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जो वृद्धि होती है उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है कि उसको हम माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसको माप नहीं सकते, गुणात्मक होता है। जैसे हम अपने ब्रेन से ही लगाते हैं कि हम स्टार्टिंग में जब पढ़ने बैठते हैं और जब हायर क्लास तक जाते हैं तो हम कितना कुछ सीख लेते हैं। तो जो सीखना है वो क्या है, वो हमारे गुणों में विकास है। तो वो क्या होगा, गुणात्मक होगा। विकास क्या होगा, गुणात्मक होगा। हमने जो भी सीखा हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हमने कितना सीखा, लेकिन जो हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहाँ पर शायद आपको वृद्धि और विकास दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। इंग्लिश में इनको क्वालिटी और क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या है, मात्रा, कि कितनी मात्रा में है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, वृद्धि से। और क्वालिटी का मतलब है विकास से। तो यहाँ पर जैसे हम शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी 2 चीज़ लेने पर तीसरी चीज़ हमें फ्री मिल रही है। तो कई बार हम फ्री के लालच में वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमने क्वांटिटी तो देख ली उसकी कि ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जब घर आने पर हम उस चीज़ को यूज़ करके देखते हैं और तब ये हमें पता चलता है कि हमने लालच में वो ज़्यादा तो ख़रीद ली, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी। क्वालिटी होगी हमारी विकास। तो जो विकास है वो किस पे चलता है, क्वालिटी पे। वो गुणात्मक होता है और जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जिसको मापा जा सकता है। चलिए अब इन दोनों शब्दों को आगे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम सिर्फ वही देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वृद्धि और विकास, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ है हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो इन दोनों में भी क्या होता है, ये परिवर्तन को दिखाते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, उसको हम माप सकते हैं। मूल्य निरपेक्ष है, इसका चिन्ह धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। जो वृद्धि है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और ऋणात्मक मतलब घट भी सकती है। यहाँ हम एक नगर की जनसंख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अब इसको हम देखेंगे अपने चैप्टर के आधार पर। जो वृद्धि और विकास समझाना था वो हमने आपको वैसे समझाया, लेकिन यहाँ पर हमें इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग लेके चलना है। मान लो हम किसी भी शहर में गए तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन थी पहले थोड़ी सी थी, फिर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई, तो वो क्या हुआ, बढ़ रही है, धनात्मक है। और यदि किसी की पॉपुलेशन घट रही है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी बहुत है, घट रही है, मतलब पहले ज़्यादा थी और अब कम हो गई, तो वो क्या होगी, ऋणात्मक हो गई। तो ये हो गया किसी नगर की जनसंख्या का बढ़ना धनात्मक और घटना ऋणात्मक। अब इसमें क्या होगा, जो विकास होगा, मान लो यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन क्या वहाँ पर जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, बढ़ी हैं। तो वो क्या होगा, विकास होगा कि वहाँ पर जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों के लिए बढ़ी हैं। लोग सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उनको सुविधाएँ भी मिली हैं। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक इंगित करते हुए हो सकता है कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो
पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। तो विकास का मतलब हम क्या देखेंगे कि जो गुणों में चेंजेस आते हैं वो विकास कहलाएगा। जो मूल्य सापेक्ष होता है, इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। कि जो सिचुएशंस पहले थी वो आज भी यदि वैसे ही हैं तो हम उसको विकास नहीं मान सकते, क्योंकि पहले के टाइम में जो मनुष्य था आदिम अवस्था में था, सुविधाओं का अभाव था। यदि वही कंडीशंस हैं तो वो विकास नहीं है। और यदि हम उस सिचुएशन से निकल के टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यदि हम इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ है, हमारा विकास हुआ है। विकास उस समय तक होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। जो वृद्धि होती है यदि वो सकारात्मक है तो हम विकास को मानेंगे, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। और यदि मान लो हमने कि ये देखा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो हमारा विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। विकास तब माना जाता है कि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ी हैं। तो इससे आगे देखते हैं कि उदाहरण थे, किसी निश्चित समय अवधि में कोई एक टाइम पीरियड लिया हमने, यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमने क्या बोला कि वहाँ पर क्या हुआ है, नगर की वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं है। कि पॉपुलेशन तो बढ़ी है लेकिन जो लोगों के पास सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या है, जो विकास है वो हम उसको नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऋणात्मक चला जाएगा हमारा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। ये किसी ये बंडा आसे नाम का एक नगर है जिसके बारे में चित्र दिया गया है कि इसकी जो पहले ये बसा हुआ इतना था, लेकिन जब सुनामी आई तो इसका जो इतना जो जल क्षेत्र था ये इतना बच गया। मतलब बाकी का जो क्षेत्र था वो जलमग्न हो गया। पॉपुलेशन जो थी वो या तो विस्थापित हो गई, कहीं चली गई, या फिर वो वहाँ पर सुनामी के कारण मर गए वो लोग। तो इससे क्या हुआ, जो प्राकृतिक विपदाएं आते हैं किसी नगर के आकार की ऋणात्मक वृद्धि के एकमात्र कारण होते हैं। कि जो ऋणात्मक वृद्धि होती है उसका एक रीज़न क्या माना जाता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसकी वजह से किसी नगर की जनसंख्या घट सकती है। तो उससे आगे अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। कि हमने मान लिया कि आर्थिक रूप से यदि हम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन इस टाइप की जो वृद्धि हो रही है कि हम इकोनॉमिक रूप से ठीक होते जा रहे हैं लेकिन जो लोगों के पास सुविधाएं हैं उनका अभाव है, तो उसका संबंध हम किससे नहीं मानेंगे, लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस आया है इससे हम रिलेट नहीं करेंगे, सिर्फ हमने देश की अर्थव्यवस्था से रिलेट किया है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब यहाँ विकास को क्या माना है कि यदि लोग अपने जीवन को जीते हुए उसका आनंद ले रहे हैं और उन्हें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के, और वो अपनी स्वतंत्रताओं का भोग कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं हैं, तो ये क्या है कि इसको विकास के महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है कि वहाँ पर विकास हुआ है। यह विचार नया नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार पहली बार जो ये विचार थे 80 के दशक के अंत में, जो इस टाइप के जो विचार आए थे वो 80 के अंत में आए थे। 71 से जो 80 वाला टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, 80 का कहलाएगा। और 90 के दशक के आरंभ में, मतलब जो 81 का जो स्टार्टिंग का था उसको बोले होंगे 90 का दशक। इस संबंध में 2 दक्षिण अर्थशास्त्रियों महबूबुल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये 2 दोस्त हैं, जो महबूबुल हक हैं वो पाकिस्तान से हैं और अमर्त्य सेन भारत से हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे उनके विचारों ने काफ़ी योगदान दिया है। तो दोनों के जो विचार थे उनको देख लेते हैं। महबूब उल हक के द्वारा विचार दिया गया था। इन्होंने बताया था विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। कि जैसे हम
किसी गरीब परिवार से और किसी अमीर परिवार से। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक गरीब इंसान है जो अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता तो सरकारी स्कूलों में वो अपने बच्चों को भेज सकता है। दूसरा है एक अमीर व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज सकता है, कोचिंग के लिए भेज सकता है, ट्यूशन के लिए भेज सकता है। तो किसके पास विकल्प ज़्यादा हुए? जो अमीर इंसान है उसके पास क्या हुए? विकल्प ज़्यादा हुए। तो यहाँ पर उसने बोला है कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम जीवन में सुधार को मान सकते हैं कि सभी लोग ये यहाँ पर अमीरी और गरीबी के भेदभाव को मिटा के हमें ये देखना है कि जो लोगों के विकल्प हैं वो बढ़ने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वहाँ पर विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। ये विकल्प स्थिर नहीं है, जो विकल्प हमने माने स्थिर नहीं है मतलब फिक्स नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील हैं, वो बदलते रहते हैं। कि जो विकल्प हमने सोच लिए बस वही हमारे परमानेंट है, बल्कि वो विकल्प बदलते रहने चाहिए। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिन्हें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विकास का यहाँ पर जो उद्देश्य माना गया है मतलब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करना है जिससे लोग अपना जो जीवन है वो सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। और अब यहाँ पर जो सार्थक जीवन की बात की, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। सार्थक जीवन वैसा नहीं कि हमारी एज जो है वो काफ़ी लंबी हो, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। मतलब जो हमारा जीवन है उसका कोई न कोई टारगेट होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, उनके पास स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अपना विकास कर सकते हैं। अपने विवेक के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर वो अपना विकास कर सकें। वे समाज में प्रतिभागिता करें, समाज में कहीं पर भी जो प्रतिभागिता मांगी जाती है वहाँ पर वो अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों और उनके ऊपर जो उनका उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए फ्री हों, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। देखिए, स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब ये जो पीछे दिया गया है ये आप खुद से पढ़ लेना। सिर्फ ये दोनों दोस्तों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में डॉक्टर महबूबुल हक हैं और अमृता सेन के बारे में कि वो क्या थे और उन्होंने अपने क्या विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो ये सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने आप देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो माना था कि एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों को होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो अपना शिष्ट जीवन जिए और उसके लिए उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, तभी मनुष्य का जो विकास है वो हम मान सकते हैं। इन संसाधनों तक मनुष्य की पहुंच होनी चाहिए। जो संसाधन हमें मिले हैं मतलब जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं हैं वो सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से केंद्र बिंदु हैं? इन तक जो संसाधन हमें मिले हैं इन तक पहुंच, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, मनुष्य के विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। तो इन पक्षों को क्या माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब इससे आगे यदि यहाँ पर एक विकल्प देखते हैं हम, ये यहाँ पर दिया गया हुआ है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी अक्षमताओं का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की अक्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। यदि लोग इन क्षेत्रों में अपनी पहुँच नहीं बना पाते हैं तो जो उनके विकल्प होते हैं वो भी सीमित हो जाते हैं, वो ज़्यादा अपना विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एक अशिक्षित बच्चा यदि पढ़ा लिखा नहीं है और वो डॉक्टर बनने का सपना देखता है या डॉक्टर बनने का विकल्प चुनता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमें क्या करना है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया, उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो जो विकल्प था उसका डॉक्टर बनने का वो क्या हो गया? सीमित हो गया। वो डॉक्टर बनना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते हैं। ऐसे ही गरीब लोगों को माना जाता है कि वो पैसे के अभाव में क्या करते हैं? अपनी बीमारी का जो उपचार उन्हें करवाना होता है वो उसको नहीं चुन पाते हैं। संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जो उनके संसाधन थे वो कम हो गए। अब ये है हमारा
जो पीछे वाला था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। एग्जाम्पल जैसे ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने कौन कौन से 2 विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पिलर जो स्तंभ बनाते हैं उनको पिलर बोलते हैं। तो उन पिलर को मजबूत होना ज़रूरी है। यदि मजबूत नहीं होंगे तो जो घर की छत है, यदि हमने पिलर को मजबूत नहीं बनाया तो जो हमारे घर की छत हम बनाएंगे वो क्या करेगी, जल्दी ढह जाएगी। तो यहाँ पर जो 4 मनुष्य के विकास के स्तंभ बताए हैं उसमें है समता। समता का मतलब होता है समानता, कि सभी लोग बराबर हों। सतत पोषणीय, हर दिशा में विकास होना चाहिए। उत्पादकता, उत्पादन की अक्षमता के बारे में। सशक्तिकरण, मजबूती के बारे में। तो ये 4 स्तंभ बताए गए हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है, कि जो संसाधन हमें मिले हैं वहाँ उन संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। ये नहीं है कि अमीर आदमी है वो उन संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं लेकिन गरीब इंसान है वो उन संसाधनों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या पता है, समान पहुँच, सबकी पहुँच होनी चाहिए। लोगों की उपलब्ध अवसर, जो लोगों को जो अवसर उपलब्ध होते हैं उसमें लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। मतलब वो किसी भी रूप में ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनको समान अवसर मिलने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत छात्र, मतलब जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, विरत छात्र वो कहलाते हैं, किस वर्ग से हैं, वो कौन से समूह से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। कौन कौन होते हैं, जो विद्यालय को छोड़ देते हैं, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्त्रियां होती हैं या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, समाज में लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या आर्थिक दृष्टि से जिनके पास पैसे की कमी है। तो इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंचना होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर देता है, कि जब शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है तो जो उनके विकल्प होते हैं, जो उनके सपने होते हैं, वो जो बनना चाहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। उसके बाद है सतत पोषणीय। सेकंड जो हमारा है सतत पोषणीय, मानव विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक पीढ़ी का समान अवसर, मतलब जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग हमें क्या करना है, सभी के विकास की बात हो रही है। कि मान लो हमारे पास आज के टाइम में जल ही जीवन माना जाता है। आज हम पानी का इतना यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भी जो बच्चे होंगे उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो वो क्या है, हमें इन संसाधनों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको यूज़ कर पाए, उन चीज़ों को देख पाए, ना कि वो हमें ये गालियाँ दे कि हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इन संसाधनों का इतनी बुरी तरह से दोहन किया है कि आज हमारे लिए यूज़ करने लायक भी नहीं बचे हैं। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, कि जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं हमें उनका देखकर प्रयोग करना है ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं। कि किसी भी समाज में यदि वो समाज अपने आसपास की जो बच्चियाँ हैं उनको स्कूल जाने से मना करता है या जोर नहीं देता है, तो जब वो बड़ी होती हैं तो उनके बहुत सारे जो अवसर हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती हो, कोई टीचर बनना चाहती हो, तो बहुत सारे विकल्प हैं जो उनके सीमित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर अनेक अवसर उनके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरा हमारा उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता, अर्थात मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, कि मनुष्य को हमें इतना कुशल और योग्य बनाना है कि जो उत्पादकता हो रही है वो उसको और बढ़ाए। लोगों में अक्षमताओं का निर्माण करना है, जो लोगों की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको और बढ़ाना है। ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। लोगों की अक्षमताओं
को बढ़ाकर हम उत्पादनता में वृद्धि कर सकते हैं। अतः जन समुदाय ही, जो जन समुदाय है, जनता है, वही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं, वही क्या होते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य अक्षमता बेहतर होगी। यदि कोई भी वर्ग है जो अपने देश की प्रगति में आगे लगा हुआ है, लेकिन यदि मान लो बीमार होने पर उनको चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी जो कार्य क्षमता है वो पीछे चली जाएगी। तो हमें ऐसे लोगों तक ज्ञान को भी बढ़ाना है और जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाना है। उसके बाद चौथा जो हमारा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का यहाँ पर अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, कि मुझे क्या बनना है भविष्य में और उस बनने के लिए मुझे किन किन प्रोसेस से आगे बढ़ना होगा, मुझे क्या पढ़ाई पढ़नी होगी, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब के लिए उसके पास शक्ति होनी चाहिए। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और अक्षमता से आती है। जो ये ऐसी शक्ति है वो कैसे आती है, बढ़ती हुई स्वतंत्रता से, कि वो फ्री हो, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन ना हो कि तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन, सुशासन का मतलब होता है जहाँ शासन अच्छा हो। एक होता है कुशासन, मतलब शासन, जो राजनेता वगैरह होते हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कुशासन होता है। सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी मजबूत बनाने की जरूरत है। अब है मानव विकास के उपागम। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। मानव विकास के उपागम, ये इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होते हैं, मानव विकास के स्तंभ और मानव विकास के उपागम। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ये दोनों आपको अच्छे से देखने हैं। बाकी चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डॉक्टर महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर जो महबूबुल हक हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, और अमर्त्य सेन ने बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये 4 बताए हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और अक्षमता उपागम। मानव विकास का मापन, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मनुष्य के विकास का मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जिस प्रकार क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। कि जैसे हम ये कैसे मापते हैं कि हम रैंक दे देते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये क्या किया, हमने रैंक दे दी। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हों, कि जो लोग हैं उनके पास उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उम्र के साथ साथ उनका जो स्वास्थ्य, ये नहीं है कि वो बीमार हैं, स्वस्थ होने चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करें, और साथ साथ उनकी क्या होनी चाहिए, साक्षरता, शिक्षा के प्रति भी उनकी जागरूकता होनी चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अब जो हमारे 4 उपागम हैं, ये 4 उपागम कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। ये 4 उपागम इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करने हैं। आय उपागम, यह है मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मनुष्य को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जो मनुष्य का विकास होता है इसको आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। कि विकास यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव का विकास का भी जो स्तर होता है वो भी ऊंचा होता है। यदि मनुष्य की जो आय बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं, मनुष्य की आय बढ़ती है तो देश की भी आय बढ़ती है, और ये बोला जाता है कि मानव विकास हो रहा है तो देश का भी विकास हो रहा है। उसके बाद है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी मनुष्य को लाभ देता है तथा सभी विकासमत गतिविधियों जिनसे मनुष्य का विकास होता है उन सभी गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है।
यहाँ पर हमें क्या देखना है कि मानव विकास का जो कल्याण उपागम है वो हमें बताता है कि मनुष्य के कल्याण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज में सुरक्षा के लिए और जो सुख साधन हैं उन पर सरकार को अधिक से अधिक व्यय करना चाहिए ताकि मनुष्य के स्तर में वृद्धि की जा सके। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया, सरकार को माना गया। आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकताएं हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये उपागम है जो माना गया है कि सभी के पास इस उपागम का होना बहुत जरूरी है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, जिसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई थी कि जो मानव के जो विकल्प हैं उनको नहीं देखा गया था और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया था। मतलब मेन इसमें यही था कि जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उन पर जोर दिया गया था। उसके बाद है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस के संबंध में बताते हैं कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव संसाधनों का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, कि जो संसाधन हैं उन तक सभी मनुष्यों की पहुंच होनी चाहिए, तभी हम मानव विकास को मान सकते हैं। अब ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं और यहाँ पर ये देख लीजिए उच्च मानव विकास समूह में 53 देश हैं। यहाँ पर क्या इसको 3 में डिवाइड किया गया है, उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश हैं, 53 देश हैं। सबसे पहले नंबर पर नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। इन्होंने क्या किया है, अपना विकास बहुत अच्छे से किया है, ये सबसे आगे हैं अपने विकास में। उसके बाद मध्य मानव विकास वर्ग में 39 देश हैं, 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका विकास कब हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड आया है उसमें उनका विकास हुआ है। उससे पहले वो क्या थे, इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, कि वो उपनिवेश थे, मतलब एक दूसरे पर अपना दबदबा बनाकर रह रहे थे। और इसके बाद है निम्न स्तर वाले देश। निम्न स्तर वाले देशों में 38 देश ऐसे हैं, इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, मतलब निम्न विकास का मतलब है जहाँ पर विकास बहुत कम हुआ है, मध्यम का कि एक उच्च वाला है जहाँ बहुत अधिक विकास हुआ है, मध्यम वो बीच वाली स्टेज में विकासशील हैं, और निम्न विकास का मतलब है कि वहाँ पर विकास हो ही नहीं रहा है। तो ये 3 बातें बताई गई हैं। निम्न विकास कहाँ होगा, जहाँ पर आपस में राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, गृह युद्ध, देश के अंदर ही जो युद्ध चलता रहता है, समाज में अस्थिरता, अकाल तथा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर क्या होता है, मनुष्य का विकास बहुत ही कम हो पाता है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें जो मेन बातें थी वो ये मैंने आपको बता दी थी। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं और मानव विकास के उपागम। आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से करना है, मानव विकास के उपागम वाला, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद है मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ है, ये आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि ये भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ये आपको अच्छे से देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी ये लगे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। थैंक यू।